होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये वो फिनोमेना है पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद। अगर हम देखें तो ये हम कग्नोजी की लैब में प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म भी करते हैं कि हम एक टीएलसी शीट्स के ऊपर अपने सैंपल के हम क्या लगाते हैं, डॉट्स लगाते हैं और देन हम उनकी ट्रैवल को चेक करते हैं और फिर हम आरएफ वैल्यूज भी फाइंड करते हैं। वो जो टीएलसी शीट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर होती हैं, वो किस फिनोमेना पे वर्क करती हैं, आज हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इंट्रो में आप लोगों को ये बता दूं कि 1949 में मेन हार्ड एंड हॉल फर्स्ट प्रपोज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसने प्रपोज की थी। एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रख लें अगर आप इंट्रो में रखना चाहते हो। ओके। उसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल बच्चे, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो मेन प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन जो हमारे पास टीएलसी में इन्वॉल्व है ना, वो मोबाइल फेज देखें मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टीएलसी इज द मोबाइल फेज फ्लो। वो क्या है? मोबाइल फेज का फ्लो है थ्रू द स्टेशनरी फेज वेयर अ सॉलिड और लिक्विड इज कोटेड ऑन अ सॉलिड एंड कैरीज द कंपोनेंट। मतलब अब हमारे पास जो हमारी मोबाइल फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो हमारी सॉलिड है। और वो क्या करती है, उन सॉलिड या लिक्विड के कंपोनेंट्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। एंड कैरीज द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच विल बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल एनालाइट। ठीक है। क्या करते हैं कि वो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को कैरी करती है और जिनकी एंड पे क्या सेपरेशन हो जाती है एज अ इंडिविजुअल एनालाइट, हम उनकी सेपरेशन करते हैं। कहते हैं कि जो सेपरेशन होती है बेस्ड एनालाइट की, वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज के अंदर होती है। ठीक है। द कंपोनेंट विच है, अब वो ये कल भी बात हुई थी, वो कंपोनेंट जिनकी अफिनिटी टूवर्ड्स मोबाइल फेज ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे कंपोनेंट जिन सॉरी स्टेशनरी फेज की तरफ जिनकी कंपोनेंट की अफिनिटी ज्यादा होती है वो लेटर एल्यूट होते हैं, मतलब वो बाद में हमें हासिल होते हैं। और वो कंपोनेंट जिनकी इतनी ज्यादा अफिनिटी नहीं होती मोबाइल फेज के साथ, वो हमें जल्दी से हासिल हो जाते हैं। अगर हम टीएलसी की बात करें तो नॉर्मल फेज टीएलसी होती है और रिवर्स फेज टीएलसी होती है। नॉर्मल फेज टीएलसी में स्टेशनरी फेज जो होता है वो पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। अगर हम रिवर्स फेज टीएलसी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है। आप एक को याद रख लें कि इसमें स्टेशनरी पोलर है और मोबाइल नॉन पोलर है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो जो है ना उससे उलट है, तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ने ये जो है ना सारा याद करना है जिसको मैंने अभी ये हाईलाइट किया है। उसके बाद आ जाती है बच्चे, थ्योरी आ जाती है कि जो हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम की शीट होती है जिसको हम टीएलसी शीट बोलते हैं, ये एल्यूमिनियम ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इसके ऊपर हम किसी सिलिका जेल या एल्यूमिना पाउडर की लेयर लगाते हैं। ठीक है। और जो सिलिका होता है, वो सिलिका जेल में जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। मतलब सिलिकॉन दरमियान में होता है और उसके साथ कितने ओ एच अटैच है, 4 OH अटैच है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ ना ऑक्सीजन बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। अब वो मतलब उन दोनों मतलब डिफरेंट सिलिका के दरमियान भी तो वो आपस में बॉन्डिंग है, तो वो किसके थ्रू है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है। ठीक है। ओ के थ्रू, ओ बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट। कहते हैं जो भी हमने जिस भी सब्सटेंस को एनालाइज करना होता है उसका हम स्मॉल सा स्पॉट लगाते हैं, कैपिलरी ट्यूब। आपने वो पतली सी ट्यूब्स देखी होंगी लैब में, जो कैपिलरी ट्यूब्स जिनको हम कहते हैं, उनकी मदद से हम टीएलसी शीट पे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, मतलब बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो निशान लगाते हैं। देन दिस टीएलसी प्लेट इज डेवलप्ड इन अ चैम्बर। मतलब फिर हम इनको किसी मोबाइल में, जैसे हम पेपर को मोबाइल फेस में रखते हैं इस तरह ये इसको, बेशक वो छोटी सी होती है, बेशक हम बड़े बीकर में मोबाइल फेस डालें, उसके अंदर हम अपनी टीएलसी शीट्स रखें, वो जो ट्रेवल करेगा ना सैंपल, जब वो ये बहुत जल्दी ट्रेवल, आपको पेपर की तरह बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, सैंपल मोबाइल फेस बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। और हमें जो होता है अगर हमें विजिबल रिजल्ट भी मिल जाते हैं। और कई दफा हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिटेक्टर यूज करते हैं, या तो हम
हम लोग जो है ना वो एक यूवी लाइट्स होती हैं, यूवी लाइट होती है उसके अंदर नीचे रख के हम लोग देखते हैं, तो हमें वो लाइन शो होती है। आप लोग ने परफॉर्मेंस की भी होगी, आप लोग ने की है टीएलसी शीट्स की परफॉर्मेंस? आयशा, आप लोग ने की है टीएलसी इधर? हाँ जी, आप ही हमने की हुई है। परफॉर्म भी की हुई है हमने लैब में। चले सही है, आप लोगों को फिर तो पता होगा टीएलसी क्या होती है। अब वो आपने सैंपल के स्पॉट लगाए, मोबाइल फेस के अंदर टीएलसी शीट को रखा, सैंपल ने ट्रेवल किया, अगर आपको विजिबल रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उधर से पेंसिल से निशान लगा लें कि हमारा जो सैंपल है वो इतना ट्रेवल किया। मोबाइल फेस के ट्रेवल पे भी आप निशान लगा लें कि मोबाइल फेस ने इतना ट्रेवल किया, सॉल्वेंट मतलब जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं वो इतना ट्रेवल किया, और जो हमारे पास सैंपल है उसने इतना ट्रेवल किया। क्योंकि बाद में आपने आरएफ वैल्यू भी फाइंड करनी है, वो आपने निशान लगा, अगर नहीं पता चल रहा आप यूवी के लाइट के नीचे रखें, और आपको क्या हो जाएगा, वो आपके पास एक हैंडी सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको रखें, और आप लोगों को क्या नजर आ जाएगी, वो लाइन नजर आ जाएगी जहां तक सैंपल ट्रेवल किया, देन यू कैन फाइंड आरएफ वैल्यू। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज पे, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? द पोलैरिटी एंड साइज ऑफ सैंपल पे। मतलब मोबाइल फेज और लिक्विड फेज का, स्टेशनरी फेज का जो इक्विलिब्रियम है वो पोलैरिटी एंड साइज ऑफ सैंपल, पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज एंड पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज, समझे, वो पोलैरिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है। आगे आ जाता है प्रोसेस क्या होता है टीएलसी का। टीएलसी का प्रोसेस, सबसे पहले हमने वो प्लेट की प्रिपरेशन करनी होती है। अब आप लोगों को पता है हमारी लैब में तो प्रिपेयर्ड प्लेट्स मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपने बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना होता है, आपने एक कोई भी स्लरी लेनी होती है एड्सॉर्बेंट की, फॉर एग्जांपल सिलिका सेलुलोज पाउडर की, और उसको आपने प्लेट, ये जो आपने एल्यूमिनियम की प्लेट लेनी है उसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली प्लेट के ऊपर क्या कर देना है, उसको स्प्रेड कर देना है। आगे मेथड्स भी हम पढ़ेंगे वो कैसे करते हैं, लेकिन उसको आपने यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देना है। ठीक है। और जो एड्सॉर्बेंट लेयर आपने लगानी है ना सिलिका की या एल्यूमिना की, उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 150 to 250 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। और कहते हैं ये जो 20 प्लेट्स है ना, इनको हमने ड्राई, मतलब जब ये प्लेट आपने लगा लिया, स्लरी आपने उसके ऊपर लगा ली, तो फिर आपने 80 to 90 सेल्सियस फॉर 30 मिनट रखना है अवन में, और फिर आपने इसको एयर ड्राई करना है ओवरनाइट। और कहते हैं कि आपने पहले अवन में रखा 30 मिनट के लिए, इतना टेम्परेचर देके 30 to 90 सेल्सियस। आपको पता है 30 to 90 सेल्सियस कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 100 पे तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। और आप लोगों को इस चीज का तो पता होगा ही कितना। अब आप लोग ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, इसको देखें कि 30 मिनट के लिए आपने अवन में रखा, फिर आपने क्या किया, एयर ड्राई किया ओवरनाइट। ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं कि डिफरेंट मेथड्स हैं आपके स्लरी लगाने के, डिफरेंट मेथड हैं। आप यहाँ तो सिंपल ही क्या करें, टीआरसी शीट को रखें और उसके ऊपर आप क्या करें, स्लरी को पोर कर दें। ठीक है, ये जैसे पोरिंग मेथड आपको नजर आ रहा है। स्प्रेडिंग ये है कि आप एक वर्टिकली उसको प्लेस करें, और देन आप किसी स्क्रैपर की मदद से या किसी एप्लीकेटर की मदद से आप क्या करें, उसके ऊपर लगा दें। आप समझे कि आपने एक ब्रेड का स्लाइस रखा हुआ है और उसके ऊपर आप किसी चम्मच से या छुरी से, कांटे से आप ऊपर जैम लगा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आप स्प्रेडिंग वाला वो फिनोमेना। डिपिंग ये समझे, आप बिस्किट, चाय में बिस्किट डुबोते हैं ना, इसी तरह आप समझे कि आपने वो जो हमारे पास स्लरी है उसके अंदर आपने प्लेट को डुबो देना है। ठीक है, डिपिंग ये मेथड है। स्प्रे क्या है, स्प्रे मेथड ये है कि आपने सामने शीट रखी और उसको स्प्रेयर की मदद से आपने उसके ऊपर स्लरी को क्या कर दिया, स्लरी आपने पतली सी बनानी होती है स्प्रिंग मेथड मेथड में, और आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। परकुलेटेड प्लेट्स वो होती हैं कि इन दिस मेथड द एडजॉर्बेंट परकुएटेड ऑन ग्लास और प्लास्टिक। कहते हैं परकुएटेड प्लेट्स में हमारे पास, पहले तो एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे थे ना, एल्यूमिनियम शीट्स, इधर प्लास्टिक या ग्लास शीट्स आ जाती हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि परकुएटेड प्लेट्स का ये मतलब होता है कि ये रेडी टू यूज होती हैं, लेकिन ना ये वेरी एक्सपेंसिव होती हैं, इस वजह से ये इनका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेट्स। ठीक है। द प्लेट्स आर अचीव बाय प्लेसिंग द absorbent कोटेड प्लेट्स इन द अवन। कहते हैं कि हमने अवन में उसको रख दिया 15 से 20 मिनट, मतलब पहले वो तो रखा ही रखा, फिर हम दोबारा 50 to 60 सेल्सियस में उसको 15 से 20 मिनट के लिए रखा। दिस स्टेप, कहते हैं कि ये एक्टिवेशन का स्टेप क्यों किया जाता है, कि ये इसलिए किया जाता है कि अगर स्लरी में कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है तो उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। सही है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, फिर आपने 2 से 4 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम बॉटम आपने क्या करना है,
उसके स्पॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद मार्किंग इज डन बाय मार्कर पेन, कहते हैं कि आपने जो है ना मार्कर पेन से आपने क्या करने हैं। और ज्यादा मैं आपको बताऊं, मार्कर पेन ना यूज किया जाए तो सही है, इधर लिखा तो होता है लेकिन ये है कि वो उसकी बिंक फैल जाती है, ठीक है। तो आप पॉइंट किसी लेड पेंसिल से ही लगा लें कि आपने ए लगाया, बी लगाया, कौन कौन सा, वो नहीं मिटता, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपने फिर स्पॉटिंग कर ली, स्पॉटिंग आपने माइक्रो सिरिंज के साथ की या माइक्रो कैपलरी के साथ की, ठीक है। वो बहुत छोटा साइज होता है जिसको हमने वो लगाते हैं, ठीक है। वो पहले हम कैपलरी को वो फिल कर लेते हैं सैंपल सोल्यूशन से, फिर हम अप्रोप्रिएट जगह पे उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, स्पॉट लगा देते हैं। अब हम लोग ने एक डेवलपमेंट कर ली, फिर हम टीएलसी टैंक होता है, टीएलसी टैंक भी यूज होते हैं, लेकिन इसको आप बीकर में भी कर सकते हैं, बीकर को ऊपर से कवर कर दें, ठीक है, ताकि आपका मोबाइल फेस जल्दी ट्रैवल करे। तो ये टीएलसी टैंक होते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर हम लोग इसको डिप करके रख देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि सैंपल क्या करता है, मोबाइल फेस ट्रैवल करता है, यही चीजें लिखी हुई हैं। और यही इसकी सारी अरेंजमेंट्स आती हैं जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर बच्चों हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट क्यों कौन सा होता है, जो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट होती है वो पोलैरिटी एंड नेचर ऑफ सैंपल टू बी एनालाइज पे डिपेंड करती है। मतलब हम कौन सा मोबाइल फेस यूज करें, ये सैंपल की पोलैरिटी और उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। कहते हैं कि वेरी पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैथानोल, एथानोल, आइसोप्रोपानोल। और मॉडरेटली पोलर जैसे एसीटोनाइट्राइल, इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, साइक्लोहेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर, उसके बाद हेक्सेन ईथर, और जो है ना पेंटेन वगैरह, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है उसके क्या फैक्टर, मतलब सॉल्वेंट सिलेक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये आपको नेचर ऑफ सैंपल बताती है, नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज बताती है, नेचर ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड मूड ऑफ सेपरेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हम लोग ने एक तो उस टैंक में रख लिया, वो सॉल्वेंट ट्रेवल कर गया, फिर आपने उसको ड्राई होने देना, उस टीआरसी शीट को आपने एयर ड्राई होने देना, या आप ओवन में ड्राई कर लें, लेकिन एयर ड्राई भी हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट आपने यूवी लाइट्स के जरिए करनी है, या आप कोई केमिकल रिएजेंट आपने यूज किए होंगे, आयोडीन आयोडोनाइजेशन और निनहाइड्रीन टेक्निक, निनहाइड्रीन भी आपने स्प्रे किया होगा डिफरेंट सा। और जो है ना, ये तो हम लोग दूसरी पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी जब हम अमाइनो एसिड्स और दूसरी डिटेक्शंस करते हैं हम टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं। अगर आयोडीन का स्प्रे करने हैं तो हम कहेंगे कि वो जो चैम्बर है ना उसमें कोई आयोडीन क्रिस्टल्स हैं जिसकी वजह से हम आयोडीन को स्प्रे कर रहे हैं। अगर नीन हाइड्रीन की बात करें तो नीन हाइड्रीन रिएजेंट भी यूज किया जाता है। और ये उन फंक्शन, ये अमाइन के ग्रुप को ना, जैसे अमाइनो एसिड्स है ना, उनमें अमाइन होता है ना, तो द नीन हाइड्रीन की हम स्प्रे करते हैं। अगर आपने स्प्रे नहीं करना तो आपको फ्लोरिसेंट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। और कई दफा आपको कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें आपको गैर यूवी के भी नजर आ रहा होगा कि सैंपल कहाँ तक ट्रेवल किया। उसके बाद आरएफ वैल्यू क्या आती है बच्चों, आरएफ वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को नहीं आ रही होती करना। मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, टीएलसी शीट्स के लिए मैं इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर के आप लोगों को कोगनोजी में जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की है ना, पहले भी मैंने एक दफा आप लोगों को वीडियो बना के, शायद आयशा ने मुझे बोला था, मैंने सेंड की थी बहुत शुरू में। तो इंशाल्लाह मैं, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कग्नोजी के हवाले से पेपर क्रोमेटोग्राफी का कोई पेपर बना के उससे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू सर हलील, क्योंकि वही आते हैं ज्यादा, तो वो किस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह पे सही नहीं कराई जा रही होती है जिसको वो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आ जाता है कि डिस्टेंस ऑफ सल्यूट फ्रंट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। आपको मैंने बताया मोबाइल फेस जितना ट्रैवल किया वो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है, और जितना हमारा सैंपल ट्रैवल किया वो हमारा सल्यूट फ्रंट है। तो जहां तक सैंपल किया उधर से लाइन लगा लें नीचे तक, और जहां तक सॉल्वेंट किया वो लगा लें। तो इसको मेजर करें सल्यूट वाले को डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट से, तो आपकी आरएफ वैल्यू आ जाती है। टीएलसी में तो ये इजी ही बहुत है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ टीएलसी अवर अदर टेक्निक्स। एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चे ये सिंपल है, इक्विपमेंट है। उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन इसकी सिंपल है, मोबाइल फेस जो है वो लेस रिक्वायर्ड है क्योंकि, और टाइम लेस कंज्यूमिंग है, लो कॉस्ट है, रिलायबिलिटी है, हाई सेंसिटिविटी है, रेजोल्यूशन भी इसकी हाई है, और इनर्ट स्टेशनरी फेज है।
और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहते हैं कि अवर लार्ज स्पॉट्स फॉर्मेशन, कई दफा स्पॉट्स की अवर फॉर्मेशन हो जाती है, अनइवन माइग्रेशन हो जाती है सॉल्वेंट फ्रंट की। और उसके बाद कहते हैं कि सम स्पॉट्स आर अपीयर्ड एज स्ट्रीक, मतलब कुछ स्पॉट्स स्ट्रीक स्पॉट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो इतने सही से नजर नहीं आ रहे होते। उसके बाद है डबल शूटिंग इन टीएलसी, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं पूछी जाती। ये एक बहुत बड़ा मतलब फिनोमेना है कि अगर ट्रबल आ गया हमारी टीएलसी में तो उसको हम कैसे करेंगे, ये आप लोग छोड़ दें। उसके बाद है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हमारे पास इम्प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक की डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस की डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेटिव, ऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, फिक्स्ड ऑयल की डिटर्मिनेशन के लिए, पेस्टिसाइड्स इन वाटर की डिटर्मिनेशन के लिए, इनऑर्गेनिक आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए, रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने के लिए, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स को डिटरमिन करने के लिए, और इंक एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। इनमें से आप कुछ भी एप्लीकेशंस लिख दें, नो वरी। ठीक है, अब किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये आप लोगों को दरम्यान में ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो मैंने आप लोगों को बता दी। और टीएलसी जो है बहुत इजी है, आपकी जितनी क्रोमेटोग्राफीज हैं सबसे इजी टीएलसी है, परफॉर्मेंस में भी, याद करने में भी, हर चीज में। ठीक है, मतलब ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपने क्या कैसे याद करना है। आपने ये पहली लाइन याद करनी है इंट्रो की, फिर आपने ये प्रिंसिपल याद करना है, नॉर्मल फेज, टीएलसी, रिवर्स फेज का आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर आपको ये थ्योरी का पता होना चाहिए कि सिलिका की कैसे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रिपरेशन ऑफ प्लेट का सही पता होना चाहिए। फिर इसके कितने मेथड है प्रिपरेशन के वो अब मैंने आपको बताया, इनकी डायग्राम भी साथ में जरूर बनाए, एक अच्छा इफेक्ट जाता है। उसके बाद आपने एक्टिव ये जरूर बताना, बच्चे भूल जाते हैं कि हमने प्लेट को पहले एक्टिवेट करना होता है, और ये हम परफॉर्मेंस में भी अक्सर गलती कर रहे होते हैं कि हम प्लेट्स को एक्टिवेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट नहीं आते। उसके बाद मार्किंग आपने सही से करनी है। फिर आपने स्पॉट्स कैसे लगाने हैं, फिर आपने टैंक को कैसे मतलब उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद कौन से सॉल्वेंट्स यूज होंगे, कैसे कैसे, पोलर, नॉन पोलर, मॉडरेटली पोलर, ये सारी चीजें। डिटेक्शंस कैसे होंगी, कौन से आपने रिएजेंट यूज करने हैं, या यूवी लाइट्स या फ्लोरेसेंट रेडिएशन यूज करनी है, ये चीजें आपने देखनी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन को एक दफा रीड आउट करना है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये 10 से 15 20 मिनट का लेक्चर था, और जो है ना, मैंने आप लोगों को से अपनी तरफ से सही समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ ले, मुझे डीएम भी कर ले, जो जिन बच्चों के पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग कल और चीजें डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह।